कुछ अर्सा कबल यही मालशिया एक डेरेदार के पास जाता है, वहाँ भी मालिश का काम करता था। वो जिस जगह पे जाता है वो ग्रुप टीपू ट्रका वाला ग्रुप के लोग बैठे होते हैं। अब वहाँ पे वो उन्हें पता था कि ये तीफी भट्ट के घर भी आता जाता है। उन्होंने इससे तीफी भट्ट के बारे में कुछ बातें पूछी, बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी कुछ सॉलिड होंगी। इतना अर्सा वो मंजर आम पे नहीं आए, अचानक आना मंजर आम पे, ये कुछ इशारे ऐसे दे रहा है कि वो मजबूत पिच पे खड़े हुए हैं। एहसन शाह का बलाज से एक बात पे इख्तलाफ भी हुआ करता था। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम पाशा साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार। अमीर बलाज केस कत्ल में नई पेशरफ्त आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि तीफी भट्ट साहब का बयान आया है कि मैं बेकसूर हूँ। जी जाहिर है उन्होंने तो यही कहना है, और उसमें ये है कि जो इंटरव्यू उनका सामने आया है उसमें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें, इंकशाफात भी आए हैं, मेरी बातों की उसमें तायद भी हो रही है। मैं ये स्टार डे से बात कर रहा था कि सुलह के मामलात काफ़ी क्लोज़ हो चुके हुए थे और ये तकरीबन सुलह होने वाली थी कि उस दौरान एक फायरिंग का वाक़या हो गया जिसका ज़िक्र तीफी भट्ट ने अब अपने इंटरव्यू में भी कर दिया। ठीक है, अच्छा वो मुल्ज़मान किस तरह गिरफ़्तार हुए, ये सारी बातें मैं अपने इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि किस तरह इंकशाफ हुआ था, किस तरह कौन सा पुलिस अफसर इन्वॉल्व हुआ था, रिटायर्ड पुलिस अफसर, उन्होंने नाम भी अब ले लिया है, DSP थे अतीक सिंधु, वो ही जो ये रिटायर्ड DSP था जिसके बेटे के वलीमा पर बलाज का कत्ल होता है, चूँकि उनका बेटा भी इस फायरिंग का हिस्सा था। अकबर बिल्ला का बेटा चूँकि मुलव्वस था, जब अकबर बिल्ले को इस बात का पता लगता है वो DSP रिटायर्ड अतीक सिंधु से रब्ता करता है। अतीक सिंधु ही उन्हें वहाँ लेके जाते हैं CCP लाहौर के पास। वो सारी चीज़ें सामने आ गई। दूसरी बात यह है कि देखें, अगर आप जिस तरह तीफी भट्ट अपने इंटरव्यू में बात कर रहे हैं कि जी मैं बेकसूर हूँ और मेरी तो दुश्मनी नहीं है, ज़ाहिर है ये उनका एक स्टेटमेंट सामने आ गया, उनका वर्शन सामने आ गया। इससे पहले तक तो वन साइडेड सारी सीन चल रहे थे ना, वो तो अब उस बिना पे बात कर रहे हैं, उसमें वो किसी हद तक बातें ठीक भी हैं। क्यों कि देखें, आप अगर कानूनी पहलुओं की नज़र से देखें, जब एक इंसान कत्ल होता है या किसी के साथ ज़्यादती होती है तो हम कानून का ही सहारा लेते हैं। और रही इस केस की बात, और ये चीज़ मज़ीद तब क्लियर होगी कि अगर तीफी भट्ट को गिरफ़्तार किया जाता है या तीफी भट्ट ख़ुद गिरफ़्तारी पेश कर देते हैं या वो इंटरम करा के पेश हो जाते हैं, तफ्तीश को फेस करते हैं, तो अपनी क्लैरिफिकेशन जो है वो उन्होंने तफ्तीश में देनी है। और मैं तो ये पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि जो 109 उन पर लगाई गई है उसको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। अब तक जितने लोग पकड़े गए हैं वो सब सहूलतकार ही हैं ना। अब अगर उन सहूलतकारों के बयान पे तीफी भट्ट को आप मरकज़ी मुल्ज़म करार दे रहे हैं, कल कलाम वो सहूलतकार ही अपने बयानों से मुनहरिफ हो जाते हैं, तो आपकी तफ्तीश कहाँ स्टैंड करती है। लेकिन चूँकि अगर वो किसी ऐसे मुल्क में बैठे हैं जहाँ पे लाहौर पाकिस्तान का उस मुल्क के साथ मुल्ज़मान की हवालगी का एग्रीमेंट ही नहीं है, तो आप वहाँ से कैसे लाएंगे? सर आप इस वक्त जो सबका तोपों का रुख है वो दुबई की तरफ हुआ है कि जी तीफी भट्ट दुबई में मौजूद है, वहाँ से पकड़ लेंगे। लेकिन भट्ट साहब, अगर वो वहाँ पे तीफी भट्ट मौजूद ही नहीं है तो बताएं वहाँ से आप कैसे पकड़ेंगे? कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और एक चीज़ जो लॉजिकली मैं बताऊँगा कि जिस वक्त ये सीन शुरू हुए थे पिछले चंद सालों से इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई। पहले चंद एक मुल्ज़मान को इंटरपोल के ज़रिए लाया गया माजी में, लेकिन चंद सालों से खुसूसन मौजूदा IG जब डॉक्टर उस्मान अनवर आए हैं, इन्होंने इस हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट एक आर्डर किए और कंपेन शुरू की कि जो लोग इश्तिहारी हैं, मुल्क से बाहर हैं, उन्हें पाकिस्तान गिरफ़्तार करके इंटरपोल की मदद से लाया जाए। और कुछ 100 से ज़ायद अफराद को पकड़ के लाया गया जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के इश्तिहारी थे, कातिल थे। ये माजी की बात बता रहे हैं। ये भी रिसेंटली आप साल 1.5 साल पीछे आप अगर चले जाएँ तो जब ये कंपेन शुरू हुई तो जाहिर है कि जो बंदा एक क्राइम कर अगर वो बैरून मुल्क बैठा है वो इंतहाई शातिर माइंड होता है,
उसने अपनी हर चीज़ की सेफ्टी को, हर चीज़ को देखना होता है। तो आपका क्या ख्याल है कि जब इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तारियां शुरू हुई थी तो सब लोग वहीं बैठे हुए, लोगों ने मूव कर लिया वहाँ से। अब हर बंदे का जो वो तवज्जो दुबई की तरफ चली जाती है। मैं दावे से कहता हूँ दुबई आधा खाली हो गया हुआ है, आधे से समझते आ रही हैं वो दुबई से निकल गए हुए हैं। अब वो ख्वाह किसी भी मुल्क में चले गए हैं, उनको पता है कि इंटरपोल के जरिए वो ना वो हम भी आ जाएं इसमें। आपका क्या ख्याल है कि तीवी बट क्या दुबई में मौजूद होंगे? सर मुझे ये बताएं कि आपने इंकशाफ पहले कर दिया था हमारे रिसेंटली लास्ट इंटरव्यू में कि वो मालशिया उनके घर का जो निकला है वही कातिल। उनके घर का मालशिया नहीं कह सकते, असल में वो जो कातिल था ना मुजफ्फर हुसैन, मैंने पहले भी ये बात की थी कि वो एक पेशावर मालशिया था। उसका सिर्फ तीफी बट के घर आना जाना नहीं था, उसका और भी काफ़ी नामी ग्रामी लोगों के घर आना जाना था और वो मुख्तलिफ डेरेदारों के घर जाता था। एक वाक़या भी मंजर आम पर आएगा जल्दी, वो वाक़या मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ अर्सा कबल यही मालशिया एक डेरेदार के पास जाता है, वहाँ भी मालिश का काम करता था। वो जिस जगह पे जाता है वो ग्रुप टीपू ट्रका वाला ग्रुप के लोग बैठे होते हैं। अब वहाँ पे वो उन्हें पता था कि ये तीफी बट के घर भी आता जाता है। उन्होंने उससे तीफी बट के बारे में कोई बातें पूछना चाहिए तो उसने बड़ी तारीफ़ कर दी। एक और मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये चीज़ बताऊँगा कि वो जो मालशिया मुजफ्फर हुसैन था वो अदब एहतराम में तीफी बट को अब्बा कह के बुलाया करता था। और उसने चूँकि वहाँ पे जब उन्होंने तीफी बट के बारे में बात की, उन्हें अच्छे कलमात किए तो उन्होंने अच्छा उसको वहाँ पे तबीयत साफ़ की, उसको वहाँ पे मारा पीटा भी। अब वो मालशिया एक घर का नहीं था, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसका बहुत सारे घरों में आना जाना था। उसका तो कारोबार था, या उसका एक रोज़ी रोटी का एक सिलसिला था। तो वो जाता था, मालशे करता था, पैसे लेता था और अगले घर की तरफ चला जाता था। शेखुपुरे से वो आया करता था, लेकिन उसको क्लाइंटेज अच्छी मिली हुई थी। अब ज़ाहिर है मालशिया सर शेखुपुरे से आ गए, एक्सपर्टी होगी ना उसकी। और दूसरा ये था ना कि वो किसी आम बंदे के पास तो जाता नहीं था। तो सर ये तीफी बट साहब का बयान भी मंजर आम पे आ चुका है, तो वो तो कह रहे हैं कि मैं इस केस में मुलविस या नहीं। मैंने आपसे पहले भी ये बात की है कि अगर माजी के उनके मुकदमात को देखा जाए तो नामजद तो वो उसमें भी थे, लेकिन बिल आखिर क्या हुआ कि पुलिस तफ्तीश में भी बेगुनाह हो गए, अदलिया से भी बरी हो गए। तो उस बुनियाद पे वो कह रहे हैं ना। आप देखें, जब तक कानून किसी को कसूरवार नहीं ठहराता, आप और मैं तो नहीं ठहरा सकते। तो अगर वो माजी को देख के बात करते हैं तो उस लिहाज से तो वो ठीक बात करते हैं कि मैं तो पिछले मामलात में भी नहीं था, क्योंकि कानून ने उन्हें क्लियर किया हुआ है। और अगर अब आके वो शामिल तफ्तीश होते हैं या उनको गिरफ़्तार किया जाता है, और अब अगर वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, तो आया कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी, अब सारी बातें तो इंटरव्यू में नहीं की जाती ना, वो ज़ाहिर उन्हें पता है मैं ऑन कैमरा हूँ, बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी कुछ सॉलिड होंगी। इतना अर्सा वो मंजर आम पे नहीं आए, अचानक आना मंजर आम पे, ये कुछ इशारे ऐसे दे रहा है कि वो मजबूत पिच पे खड़े हुए हैं। रही बात तीफी बट की बात, तो उन्हें भी 109 में रखा गया। अब 109 को साबित भी तो करना है। हमारी मुल्की तारीख में कोई एक मुकदमा ऐसे दिखाएं स्वाय जुल्फ़कार अली भट्टो के, कौन सा ऐसा मुकदमा 109 में किसी को सज़ा हुई हो या कसूरवार ठहराया गया हो, क्योंकि 109 को साबित करना भी काम है। अब अगर पुलिस जिन सहूलतकारों के इंकशाफ पे तीफी बट को नामजद कर रही है या उन्हें मरकज़ी मुलज़म करार दे रही है, कल कला वही अपने अदालत में जाके अपने बयान से मुनहरिफ हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? इसलिए एक नाकसी मेरी एक बात है, हो सकता है मैं वो गलत हूँ, लेकिन कानूनी तौर पे केस में काफ़ी कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं जिनका बेनिफिट मुलजमान को मिल सकता है। और एक और चीज़ जो ये भी सामने आई है कि एहसन शाह का बलाज से एक बात पे इख्तलाफ भी हुआ करता था। बलाज का चूँकि झुकाव हो चुका हुआ था मलक हसन ग्रुप के साथ भी, पहले तीफी बट और मलक हसन ग्रुप इकट्ठा था, फिर इनके आपस के इख्तलाफात हुए, मलक हसन का ग्रुप अलहदा हो गया, उस ग्रुप की बलाज के साथ सुलह हो गई, ये इकट्ठे हो गए। तो एहसन शाह बलाज को इस बात से रोका भी करता था कि आप ज़्यादा मलक हसन ग्रुप के साथ मिलना गिलना या राब्ते ना रखो। एक इस चीज़ पे भी उसको इख्तलाफ होता था और शायद इसी वजह से उसका झुकाव तीफी बट ग्रुप की तरफ था। अब काफ़ी सारी ऐसी जो पोशीदा चीज़ें हैं जो तफ्तीश में सामने आई है, पुलिस भी इस वक्त बहुत कॉन्शियस हो गई हुई है कि सोशल मीडिया पे शोर इतना पड़ गया हुआ था, हिडन रखी हुई हैं कई चीज़ें,
अब वो उस दिन सामने आएंगी जिस दिन पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तख़ीर की जा रही है, उसकी वो चीज़ समझ से बालत आ रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक तो पुलिस मामलात को समेट चुकी हुई है, क्लोज पहुंच चुकी हुई है। वो अब चूँकि सिर्फ इस कोशिश में जो मुझे लगता है कि कोई ना कोई मरकज़ी मुलज़म हम किसी एक आध को पकड़ लें ताकि हम इसकी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। जी तो सर, तिफी भट्ट साहब के बयान में वो पुलिस के किरदार पे भी उंगली उन्होंने उठाई है। पुलिस का किरदार, मैंने तो हमेशा ये बात की है कि इन दुश्मनियों के हवाले से हमेशा ही घनौना किरदार रहा है। अगर उस दौर में अफसर चाहते, चंद एक अफसरान, चंद एक, सारे नहीं मैं कहूँगा, कुछ नाम तो लोगों को पता ही है, तो ये सुलह तब भी हो सकती थी। अब देखें, पुलिस के किरदार पर अगर आज तीफी भट्ट एतराज़ उठा रहे हैं तो यही एतराज़ टीपू ट्रकों वाला ग्रुप भी उठाता रहा। दोनों के एतराज़ात थे ग्रुप। उसमें होता क्या था, उसमें पुलिस ने दोनों तरफ से बेनिफिट लिए। बड़ा अच्छा होता, लेकिन वो चूँकि ये चीज़ें ऑन कैमरा नहीं की जा सकती, कि जो पुलिस अफसरान टीपू ट्रकों वाला ग्रुप से मुफाद उठाते रहे हैं, चंद एक वही तीफी भट्ट ग्रुप से भी मुफादात उठाते रहे हैं। हालांकि वो चाहते, वो अगर उस वक़्त पॉजिटिव किरदार अदा करते तो इन दोनों घरानों को मिला सकते थे। आज ये 4 नस्लें मौत का शिकार। सबसे जो एक अहम बात उसमें एक ज़िक्र भी किया, और इस बात को मैं ये बात करता रहा हूँ पहले भी, कि बलाज का और तीफी भट्ट का आपस में एक टेलीफोनिक रब्तों का सिलसिला था। वो अब तीफी भट्ट ने अपने इंटरव्यू में भी ये बात की है कि जी मैं 1.5 साल मेरा उनका रब्ता रहा। और रब्ता कहाँ से टूटा था? वही फायरिंग वाला वाक़या, कि अगर वो फायरिंग वाला वाक़या ना होता, जो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के घर फायरिंग हुई थी, तो ये सुलह तब भी पॉसिबल थी, क्योंकि काफ़ी क्लोज आ चुके हुए थे ये। और 2016 की बात, ये 2016 की बात बता रहा हूँ। वो तो सुलह की कोशिशों पे उस वक्त पानी फिर गया ना, कि जब बलाज की तरफ से तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के घर फायरिंग कर दी गई थी। यही बात फायरिंग वाला वाक़या तीफी भट्ट ने अपने इंटरव्यू में भी जिक्र किया। और ये बात ठीक है कि पहले चंद रोज़ तो ये पता ही नहीं था कि फायरिंग कर कौन गया। ये बात वो ठीक कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं था कि कौन कर गया, बल्कि आज वो इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं कि हमारे घर पे फायरिंग हुई। उस वक्त ये भी नहीं मानते थे कि हमारे घर पे फायरिंग हुई है, लेकिन आज मान। ये उस दौर की मैं बात बता रहा हूँ। मैंने तभी इस खबर के हवाले से रिपोर्टिंग की थी। मेरी खुद इस हवाले से इन ग्रुपों के जो तर्जमान कह लें उनसे बातें हुई थी, तो कोई मानता ही नहीं था। इस फायरिंग का भांडा तो तब फूटा था कि जिस शादी पे बलाज कत्ल हुआ है, DSP अकबर बिल्ला, उसका बेटा चूँकि उस फायरिंग में इन्वॉल्व था और वही मादा बाप गवाह बना था, तो तब जाके इस फायरिंग का भांडा फूटा था, वरना पता ही नहीं लग रहा था फायरिंग कर कौन गया। जी तो नाज़रीन, खुर्रम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप भी हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।